वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम टू ब्रिलियंट एजुकेशनल मिशन क्लासेस। तो अब आप लोग देखेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कक्षा 10 गणित अध्याय एक वास्तविक संख्याएं। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित यह पुस्तक पाठ्य पुस्तक के बारे में और जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न और जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न सभी प्रकार के और मॉडल पेपर की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो अब आप लोग जो है शुरुआत करेंगे। इसमें कहा जा रहा है संख्या 3825 के गुणनखंडों का गुणनखंड वृक्ष बनाकर अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इसका पहले गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए 3825 का गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले यह 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ 3825 को हम 3 से विभाजित करते हैं। तो 3 करने 3 हो गया, कट जाएगा। 8 नीचे लाइए, 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, घटाइएगा 2 आएगा, अगला अंक 2 नीचे लाइए, 3 सते 21, घटाइएगा 1 आएगा, लास्ट अंक 5 को नीचे लाइए, 3 से भाग दीजिए, 3 पचे 15, पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यह 3 से भाग देने पर 1275 आएगा। अब इसके बाद फिर हम इसमें 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ जो है 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर जो है 1275 में हम 3 से भाग देंगे। तो 3 चौके 12, यह जो है पूरा पूरा कट गया। 6 7 में फिर भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, घटा दीजिए 1 आएगा, 5 लास्ट वाला उतारते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यह पूरा पूरा कट जाएगा। अब यह जो है 425 हुआ, 3 से भाग देने पर 425 हुआ। अब इसके बाद हम जो है 425 में 5 से भाग देंगे, क्योंकि यह 3 से विभाजित नहीं हो सकता। तो इसमें हम जो है 5 से भाग देंगे। तो 425 भागा 5 करते हैं, 5 बटे 40 हो गया, कट जाएगा, 2 नीचे लाइए और जो है अगला अंक 5 नीचे उतारते हैं, 5 से भाग दीजिए, 5 25 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो इस तरह से यहाँ 85 हो गया। फिर जो है अब इसमें 5 से भाग देंगे। तो 85 भागा 5 करते हैं, 5 करने 5 करिए, घटा दीजिए 3 आएगा, अगला अंक 5 नीचे उतारिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो इस तरह से कट गया। तो यहाँ 17 आ रहा है। 17 अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 से विभाजित होगा। 17 करने 17। अब इसके बाद हम इसके सभी गुणनखंडों को क्रम से लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3825, 3825 का गुणनखंड हो गया 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 17, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इस तरह से 3825 के सभी गुणनखंड हो गए। अब इसको वृक्ष के रूप में कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में आप देखिए। तो इसको वृक्ष के रूप में लिखने के लिए क्या होता है, यह जो गुणनखंड किए गए हैं उसी क्रम में होगा। जैसे पहले 3 से हमने भाग दिया है तो 1275 आ रहा है। तो इसका मतलब 3 और 1275। तो यहाँ लिखेंगे 3825, 3825। इसमें 2 खंड कौन सा हो रहा है, 3 से भाग दे रहा है, 1275। तो 3 इधर लिखेंगे और 1275, 275 इधर बगल में लिख देंगे। अब इसके बाद इसका 2 खंड हुआ है, 3 से भाग दिए हैं तो 425। तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 425, 425 लिखेंगे। अब 425 में 5 का भाग दिया गया है तो 5 और 85 आया है। तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 85। अब इसके बाद फिर जो है 85 में भाग हुआ है 5 का तो 17 आया है। तो 5 और 17 लिखेंगे। तो यहाँ 5 लिख देते हैं और यहाँ जो है 17 लिखेंगे। तो इस तरह से हमने सभी पदों को लिख दिया है। अब जो है इसको बॉक्स के रूप में, इसको बॉक्स के रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो बॉक्स के रूप में कैसे लिखेंगे इसको आप अभी देखेंगे। तो इन संख्याओं को अब हम जो है
इन संख्याओं को अब हम जो है बॉक्स में रखेंगे। जैसे इसको हमने बॉक्स में रख दिया, अब इसके बाद इसको हमने बॉक्स में रख दिया और इसको हमने बॉक्स में रख दिया, फिर इसको हमने बॉक्स में रख दिया, फिर इसको हमने बॉक्स में रख दिया और फिर इसको हमने बॉक्स में रख दिया। अब इन बॉक्सों को हम जो है मिला देते हैं। इसके कौन कौन से गुणनखंड 3 और 1275 है। तो यहाँ से हम इसको इससे मिलाएंगे और फिर यहाँ इससे मिलाएंगे। अब 1275 के गुणनखंड 3 और 425 है, तो अब हम इसको 3 से मिलाएंगे और इधर इससे 425 से। फिर जो है 425 के गुणनखंड, तो यहाँ 5 है और उसके बाद 85 है। अब 85 के गुणनखंड 5 और 17 है। तो इस तरह से जो व्यवस्था लिखने की है उसी को गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखना है कि उस संख्या में अगर 2 5 के गुणनखंड है तो वह संख्या जो है 2 से विभाजित होगी, अर्थात उसका 2 से विभाजित तो होगी। जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 के गुणनखंड होंगे वह संख्या जो है उस संख्या का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले जो है 6 के गुणनखंडों को। 6 पावर n है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 पावर n में 6 के 2 गुणनखंड है, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 पावर n, तो 2 गुणे 3 है इसके गुणनखंड, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि अगर n पर कोई भी घात आप लगाएंगे, 2 की घात लगाइए, 2 गुणे 3 2 गुणे 3, तभी 2 गुणे 3 ही आएगा, 2 गुणे 5 कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब 2 और 5 के गुणनखंड होंगे तभी जो है वह संख्या 2 से तभी उस संख्या का अंतिम अंक शून्य होगा। तो यहां लिखेंगे जब किसी संख्या जब किसी संख्या में 2 तथा 5 के गुणनखंड होंगे तभी वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी। जब किसी संख्या में 2 और 5 के गुणनखंड होंगे तभी वह संख्या जो है शून्य पर समाप्त होगी। तो इस संख्या में क्या है, 2 के गुणनखंड तो है लेकिन 5 के गुणनखंड नहीं है। तो अब हम लिखेंगे चूंकि इस संख्या में 5 का गुणनखंड 5 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी।
तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, जब किसी संख्या में 2 और 5 के गुणनखंड होंगे तभी वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। लेकिन इसमें यहाँ 2 और 3 के गुणनखंड है, तो 2 के गुणनखंड तो है लेकिन 5 का गुणनखंड नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि इस संख्या में 5 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का महत्तम ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दो संख्याएं दी हुई हैं और जो है महत्तम ज्ञात करना है। वैसे महत्तम ज्ञात करना है तो हम गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली संख्या का हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ 96 है, 96 को सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 चौके 8, 8 इसमें घट जाएगा, 1 बचेगा, फिर इधर 6 है 16 और 2 8 16। अब फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 छक 12। फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिया 6। फिर इसको 3 से विभाजित करेंगे, 3 एक अन्य 3। इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए। अब जो है 404 के गुणनखंड करते हैं। 404 के गुणनखंड, तो यह सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, बीच में शून्य है, खाली जा रहा है, शून्य रखिए, 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से भाग देते हैं, 2 एक अन्य 2, शून्य बीच में है, 2 एक अन्य 2। अब 101 है, यह जो है किसी से नहीं विभाजित होगा, यह अभाज्य संख्या है, इसलिए 101 से विभाजित करेंगे, एक बार जाएगा। तो अब हम दोनों संख्याओं के गुणनखंडों को लिख देते हैं। तो यहाँ पहली संख्या 96, 96 का गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 तो 4 5 बार है, गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 5 बार 2 का गुणन हो गया गुणे 3, और फिर गुणे 3 लिखते हैं, गुणे 3 लिखते हैं। और फिर 404, 404 का गुणनखंड लिखते हैं, जिसमें 2 गुणे 2 गुणे 101, 2 गुणे 2 गुणे 101 है। तो अब हमको निकालना है महत्तम समापरिवर्तक। तो इसलिए महत्तम समापरिवर्तक बराबर हो जाएगा। तो महत्तम के लिए ऐसे गुणनखंडों को लेते हैं जो सभी संख्याओं में हो, मतलब दोनों संख्याओं में हो। तो यहाँ पर देखिए 2 बार इसमें है, 2 बार इसमें भी है, तो इसका मतलब 2 गुणे 2 2 गुणे 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 बराबर 4। तो 4 इसका महत्तम समापरिवर्तक प्राप्त हो गया। तो अब हम इस प्रश्न में संख्याओं 120 और 315 का लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहली संख्या 120 है, तो 120 का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले यह 2 से कटेगा, 2 छक 12 और शून्य फिर नीचे लाते हैं। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6, फिर शून्य नीचे लाते हैं। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 एक अन्य 2, और फिर 1 यहाँ बचेगा, 10 हुआ, 2 पचे 10, ये पूरा कट गया। फिर जो है 3 से भाग देते हैं, 3 पचे 15 हो गया। फिर 5 से भाग देते हैं, 5 एक अन्य 5 हो जाएगा। अब इसके बाद 315 के गुणनखंड करते हैं। तो 315 में हम जो है सबसे पहले 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, एक बार जाएगा। फिर जो है यहाँ 1 में भाग जाएगा नहीं, तो एक मान लिया यहाँ भाग देकर दिखा देते हैं, जो जटिल भाग है। 315 में हम 3 का भाग दे रहे हैं, 3 का भाग दे रहे हैं, 3 एक अन्य 3 हुआ, कट गया पूरा। 1 को नीचे लाते हैं, 1 में भाग नहीं जाएगा। अब जो है यहाँ शून्य बढ़ा देंगे, अगला अंक 5 को नीचे लाते हैं, 3 पचे 15, या पूरा कट जाएगा। और यहाँ पर हो गया 105। अब 105 फिर जो है 3 से कटेगा, तो यहाँ 105 भागा 3 लिखते हैं, 3 त्रिका 9, यहाँ घटेगा 1 आएगा, अगला अंक 5 उतारते हैं। फिर जो है 3 से भाग दीजिए, 3 पचे 15 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 से हमने 105 में भाग दिया तो 35 आ गया। अब जो है 5 से इसमें भाग देंगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 से भाग देंगे, 7 एक अन्य 7। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं के सभी गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए। अब इन गुणनखंडों को यहाँ हम क्रम से लिख देते हैं। पहला जो है 120 है, 120 के गुणनखंड, 120 के गुणनखंड आप देखेंगे कौन कौन से हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, उसके बाद गुणे 3 गुणे 5 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो गया, और गुणे 3 गुणे 5 है। तो इन गुणनखंडों को लिख देते हैं। अब इसके बाद 315 के गुणनखंडों को लिखेंगे।
बराबर 315 के गुणनखंड है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, इसके भी गुणनखंडों को हमने लिख दिया। अब जो है इसमें हमको ज्ञात करना है लघुत्तम समापरिवर्तक, तो यहाँ लिखते हैं लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर, लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करने के लिए हम सभी गुणनखंडों को लेते हैं, और अगर कोई गुणनखंड ऐसा है जो कई संख्याओं में है, मतलब दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं में है सबसे ज्यादा मात्रा में, तो वहां जहां सबसे ज्यादा मात्रा में जिस संख्या में है वहीं से उसको प्राप्त करते हैं। तो अब देखिए जैसे 2 के गुणनखंड है तो केवल इसी में है, 3 बार है तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार हो गया। अब इसके बाद 3 का गुणनखंड है, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें है तो इसलिए यहाँ से इसको लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3। अब इसके बाद जो है 5 का गुणनखंड है, दोनों में एक ही बार है तो एक बार इसको लिख देते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे यहाँ से लीजिए चाहे वहां से लीजिए, चलिए यहीं से ले लेते हैं, तो 5 हो गया। और फिर 7 का गुणनखंड है, एक ही बार है एक ही जगह है तो डायरेक्ट लिख देते हैं गुणे 7। अब इन सभी गुणनखंडों का आपस में गुणन करके लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने बताया कि जो है 2 और 5 का गुणन पहले करते हैं, इससे 10 प्राप्त हो जाता है, तो इस 2 और इस 5 का गुणन करने से 10 प्राप्त हो गया। अब बाकी संख्याओं का गुणन करिए, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 9 चौक 36, 36 और गुणे 10 360 हो गया, तो इसका मतलब 360 गुणे 7। अब शून्य से गुणा होगा 7 का शून्य हो जाएगा, और 7 6 42, 4 हासिल आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 4 25, 25 हो गया, तो 2520 प्राप्त हो गया। तो 2520 जो है इसका लघुत्तम समापरिवर्तक प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करेंगे। अब इसमें गुणा करने के लिए तो आप अपने हिसाब से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमने जो सिस्टम गुणा करने का सिंपल है उसको हमने बता दिया है कि 2 5 का गुणा पहले कर लेते हैं, उसके बाद संख्याओं का गुणा करते हैं। तो इस प्रश्न में आप लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का महत्तम समापरिवर्तक तथा लघुत्तम समापरिवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हम इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करते हैं, तो इसके लिए जो है हम भाग देंगे 2520 में 2 का भाग देते हैं, तो 2 एक अन्य 2 हो जाएगा, घटा दीजिए कट जाएगा, 5 को नीचे लाइए 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, घटाएंगे 1 आएगा, अगला अंक 2 नीचे लाइए, 2 6 12, यह जो है कट गया पूरा पूरा, अगला अंक 0 नीचे लाइए, अब 0 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। अब फिर जो है 1260 में हम फिर जो है 2 से भाग देंगे, तो 2 6 12 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 6 को नीचे लाइए, 2 3 6 घटा कट जाएगा, अब अगला अंक 0 नीचे लाइए, 0 में भाग 2 का जाएगा नहीं इसलिए 0 बढ़ा दीजिए। अब फिर यहाँ पर जो है 630 में 2 का भाग दीजिए, तो 2 का भाग देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा, 3 नीचे लाइए, 2 का भाग दीजिए, 2 एक अन्य 2 हो जाएगा, घटा दीजिए 1 आएगा, फिर अगला अंक 0 नीचे लाइए, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 5 10 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसके बाद जो है हम 315 में भाग देंगे, 315 में भाग देते हैं, जो है 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग देंगे तो 3 एक अन्य 3 हो जाएगा, कट जाएगा, इसके बाद 1 नीचे लाएंगे, 1 में 3 का भाग जाएगा नहीं, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 5 को नीचे लाएंगे, 3 5 15 हो जाएगा, या पूरा पूरा कट जाएगा। अब जो है 105 हो गया, 105 में फिर अब जो है हम 3 का भाग देंगे, तो यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ घटा देंगे 1 आएगा, अगला अंक 5 नीचे लाएंगे, 3 से भाग देंगे, 3 5 15 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अब जो है 35 में फिर हम जो है 5 का भाग देंगे, 5 सते 35 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 520 का गुणनखंड, तो सबसे पहले 2520 2 से कटा तो 1260 आया, तो 2 से कटा तो 1260 आया, अब फिर जो है 2 से कटा 1260 तो 630 आया, तो यहाँ 630 हो जाएगा, फिर 2 से कटा 630 तो जो है 315 आया, तो यहाँ 315 लिखेंगे। अब जो है फिर 315 कटा 3 से तो 105 आया, 3 से कटा तो 105 आया, अब फिर जो है 105 3 से कटा तो 35 आया,
3 से कटा तो 35 आया। अब फिर जो है 35 5 से कटा तो 7 आया, 35 5 से कटा तो 7 आया। अब 7 अभाज्य संख्या है, 7 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम अगली संख्या के गुणनखंडों को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके गुणनखंडों को, तो यहाँ लिखेंगे 2520 2520 के सभी गुणनखंडों को लिखेंगे। 2 गुणे 2 जो है 3 बार आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब फिर इसके बाद 3 गुणे 3 2 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3 2 बार हो गया। और जो है 5 गुणे 7, उसके बाद लिखेंगे 5 गुणे 7 लिखेंगे। अब फिर जो है सभी गुणनखंडों को हमने लिख दिया है। अब जो है अगली संख्या का गुणनखंड करते हैं। तो अगली संख्या है 10,530, तो यहाँ लिखेंगे 10,530। तो 10,530 का गुणनखंड करते हैं। तो यह जो है 10,530 सबसे पहले 2 से विभाजित होगा, तो 2 पचे 10 हो जाएगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा, 5 नीचे लाइए, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, घटा दीजिए 1 आएगा। अगला अंक 3 जो है नीचे लाइए, 2 से भाग दीजिए, 2 छक 12, घटाएंगे 1 आएगा। अब फिर अगला अंक 0 नीचे लाइए, 2 से भाग दीजिए, 2 पचे 10 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अब फिर जो है 5,265 में फिर जो है 3 से भाग देकर देखते हैं, तो 3 एकन्ने 3 हो जाएगा, घटा दीजिए 2 आएगा, 2 नीचे लाइए, 3 सते 21 हो जाएगा, घटा दीजिए 1 आएगा, 6 को नीचे लाइए, 3 पचे 15 हो जाएगा, घटा दीजिए 1 आएगा, 5 को नीचे लिखिए, 3 पचे 15 हो जाएगा, पूरा पूरा जो है कट जाएगा। फिर जो है यहाँ पर 70,55 में 3 से भाग देते, तो 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, और घटा देंगे 2 आएगा, 5 को नीचे लाइए, 3 वठे 24, 3 वठे 24 हो जाएगा, घटा देंगे 1 आएगा, 5 को नीचे लिखिए, 3 पचे 15 हो जाएगा, पूरा पूरा जो है कट जाएगा। अब इसके बाद 585 में फिर जो है हम भाग देंगे 3 का, तो 3 से भाग देंगे, 3 एकन्ने 3, घटा देंगे 2 आएगा, 8 को नीचे लाएंगे, 3 से भाग देंगे, 3 नवा 27, घटा देंगे जो है 1 आएगा, 5 को नीचे लाइए, 3 से भाग दीजिए, 3 पचे 15 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 195 हो गया। अब फिर हम 195 में 3 से भाग देंगे, तो 3 छक 18 हो जाएगा। फिर जो है ये कट जाएगा, आगे वाला 9 में से 8 घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ लास्ट अंक 5 को नीचे लाएंगे, 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब जो है फिर हम 65 में फिर जो है हम 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे, तो 5 एकन्ने 5, घट जाएगा 1 आएगा, फिर 5 को नीचे लिखेंगे, 5 3 15, पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब जो है 10,530 में 2 से भाग दिए, तो 2 से भाग दिए तो 5,265, तो यहाँ लिखेंगे 5,265। अब फिर 5,265 में 3 से भाग दिए, तो 5,265 में 3 से भाग दिए तो 1,755, तो यहाँ लिखेंगे 1,755। अब जो है 1,755 में 3 से भाग दिए, तो 3 से भाग दिए तो 885 आएगा, 885 आ गया, अरे 585 सॉरी, 585 प्राप्त हो गया। अब जो है 585 में भाग दिए 3 का, 585 में 3 का भाग दिए तो जो है 195 आ जाएगा, और फिर 195 में 3 से भाग दिए तो 65 आ जाएगा, तो यहाँ 65 आ गया। अब जो है 65 में 5 से भाग दिए तो 13 आ गया, 13 अभाज्य संख्या है, 13 से भाग देंगे
तो 13 करने 13 हो जाएगा। तो अब हम इसके सभी गुणनखंडों को लिखते हैं। तो 10,530 के सभी गुणनखंडों को लिखेंगे। तो पहले 2 है तो गुणे 2 लिख दीजिए। 3 गुणे 3 देखिए 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार हो गया। अब इसके बाद जो है 5 गुणे 13 है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुणे 13। तो अब सभी गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए। तो अब हम जो है इसका महत्तम और लघुत्तम प्राप्त करते हैं। तो महत्तम समापरिवर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं, महत्तम समापरिवर्तक बराबर, तो महत्तम समापरिवर्तक के लिए जो गुणनखंड दोनों में होगा उसको लेंगे। तो 2 दोनों में है, और इसके बाद कौन सा है, 3 2 बार ऊपर वाले में है 2 बार नीचे वाले में है, और फिर 5 का गुणनखंड 1 बार ऊपर वाले में है 1 बार नीचे वाले में। तो इस तरह से इसका महत्तम समापरिवर्तक 2 गुणे 3 गुणे 3 और फिर गुणे 5 हो गया। तो 2 5 का गुणन पहले कर देते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, 3 त्रिका 9, 9 दहाई 90 हो जाएगा। तो यह जो है गुणन प्राप्त हो गया, 90 प्राप्त हो गया। तो यह हो जाएगा 90। अब इसके बाद जो है हम लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करते हैं। लघुत्तम समापरिवर्तक, तो लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें सभी गुणनखंडों को लेते हैं, और जिस संख्या में अगर एक जैसे गुणनखंड कई संख्याओं में है तो जिस संख्या में सबसे ज्यादा है वहीं से उसको प्राप्त करते हैं। जैसे 2 2 2, यहाँ पर 2 का गुणनखंड सबसे ज्यादा मात्रा में है, तो यहाँ से प्राप्त करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब फिर 3 का गुणनखंड दोनों में है लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर है, तो यहाँ से लिखते हैं गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार यहाँ से लेकर के लिख देते हैं। अब इसके बाद 5 का गुणनखंड एक ही बार है, चाहे इसमें से लीजिए चाहे इसमें से लीजिए, चलिए यहीं से ले लेते हैं, तो गुणे 5 हो गया। अब इसके बाद जो है 7 का गुणनखंड है तो 7 लिख दीजिए, गुणे 13 का गुणनखंड है तो 13 लिख दीजिए। अब सभी संख्याओं का आपस में गुणन करेंगे, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, यहाँ तक 8 हो गया, यहाँ तक 8 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, तो इस तरह से यहाँ 8 हो गया, और 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 9 9 81, 81 हो गया, 81, और फिर 7 5 35, यहाँ 35 हो गया, और गुणे 13। तो अब जो है इसके आगे इसको गुणन करते हैं, 81 गुणे 8, 81 गुणे 8, तो 8 करने 8 हो जाएगा, और 8 अठाए 64 हो जाएगा। तो अब जो है 648 में 35 का गुणन करते हैं, तो गुणे 35 का गुणन करेंगे तो 8 5 40, 4 हासिल हो गया, और 5 चौका 20, 4 24, 24 2 हासिल आ गया, और 5 6 30 2 32, यहाँ 32 हो गया। तो अब फिर जो है इसको 3 से गुणा करते हैं, तो 3 से गुणन करेंगे 8 3 24, 2 हासिल आ गया, और 4 3 12 2 14, फिर 1 हासिल आ गया, और 6 3 18 1 19 हो गया। अब इसको जो है हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 4 4 8, 4 2 6, 9 3 12, 1 हासिल आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें जो है 13 का गुणन करते हैं, तो फिर गुणे 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 3 0 0, और 8 3 24, 2 हासिल आ गया, फिर जो है 6 3 18 2 20, 2 हासिल हो गया, और 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, और फिर 3 दूनी 6।
तो इस तरह से अब 1 से गुणन करते हैं, तो 1 से गुणन करेंगे तो जो है यहाँ 0 हो जाएगा, 8 एक अन्य 8 हो जाएगा, 6 एक अन्य 6 हो जाएगा, 2 एक अन्य 2 हो जाएगा, 2 एक अन्य 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 0 4 8 और 8 6 14 हो जाएगा, 1 हासिल, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गुणा करने पर कुल 29,000 2,94,000 2,94,840 तो इस तरह से इसका यह लघुत्तम समापरिवर्तक प्राप्त हो गया। 2,94,840। तो इसमें दिया गया है कि महत्तम समापरिवर्तक 9, 99,153 का महत्तम समापरिवर्तक 9, तो लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। मतलब 99,153 का लघुत्तम समापरिवर्तक। तो दो संख्याएं हैं 99 और 153, इनका महत्तम जो है 9 है, लघुत्तम जो है ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जो है लघुत्तम समापरिवर्तक का सूत्र लगाएंगे, जिसमें कि लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे महत्तम समापरिवर्तक। तो हल में लिखेंगे, अब जो है इस सूत्र के द्वारा पहली संख्या 99 लिखिए, दूसरी संख्या 153 है तो 153 लिखिए। अब बटे में जो है लघु महत्तम समापरिवर्तक, तो इसका महत्तम समापरिवर्तक 9 है तो बटे 9 लिख दीजिए। अब 9 से 99 में भाग दीजिए, तो 9 एक अन्य 9, 9 एक अन्य 9, ये पूरा कट गया, मतलब यहाँ 11 आ गया। तो यह कितना हुआ, 11 गुणे 153। तो 153 में हम जो है 11 का गुणन कर देंगे। तो यहाँ 11 का गुणन करते हैं, एक बार गुणा करेंगे 153 आएगा, एक बार इसमें भी फिर गुणा करेंगे तो 153 आएगा। इसको जोड़ेंगे 3 5 3 8 5 1 6 1 1683। तो इसका जो है लघुत्तम समापरिवर्तक 1683 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसका लघुत्तम समापरिवर्तक जो है 183 प्राप्त हो गया, 1683। तो यहाँ दिया गया है कि महत्तम समापरिवर्तक 255 867, मतलब इन दो संख्याओं का महत्तम जो है 51 है, तो लघुत्तम का मान ज्ञात कीजिए। तो 255 और 867 का जो है लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। तो इसको हम सूत्र से ज्ञात करेंगे। सूत्र से किस तरह से ज्ञात करते हैं लघुत्तम समापरिवर्तक, इसको आप देखेंगे। सूत्र होता है इसका, लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे महत्तम समापरिवर्तक। तो अब हम इसका मान रखते हैं, पहली संख्या 255 है, 255 है, दूसरी संख्या 867 है। अब जो है बटे में महत्तम समापरिवर्तक 51 है, तो 51 लिख दीजिए। अब 255 में हम 51 से भाग देते हैं, तो 51 से भाग देंगे तब 5 25, 5 बार भाग जाएगा, 5 एक अन्य 5 हो गया और 5 25 पूरा जो है कट गया। इसका मतलब जो है 51 से 255 में भाग देंगे तो यहाँ 5 आएगा। तो अब हम लिखते हैं 5 गुणे 867। अब जो है 867 में 5 से गुणन कर देंगे, तो अब हम जो है 867 में 5 से गुणा कर देते हैं। 5 7 35, 3 हासिल आ गया, 5 6 30, 3 33, 3 हासिल आ गया, 5 8 40, 3 43। तो इस तरह से 4335। तो यहाँ पर प्राप्त हो गया 4335 प्राप्त हो गया। तो इसका लघुत्तम समापरिवर्तक जो है 4335 प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ पर संख्याओं 92 और 510 का लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। तो अब हम इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। तो पहली संख्या का गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ देखिए 92 में हम 2 का भाग देंगे, तो 92
भागा 2, 2 चौके 8, घटा दीजिए 1 आएगा, 2 नीचे लाइए, 2 छक 12 हो गया, पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यह 2 का भाग देने पर 46 आएगा। फिर जो है 46 में हम 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कट जाएगा, 6 नीचे लाइए, 2 तिया 6 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इस तरह से 2 से भाग देने पर 23 प्राप्त हो रहा है। अब 23 अभाज्य संख्या है, 23 से फिर भाग देंगे, 23 एक अन्य 23 हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो है 510 के गुणनखंडों को लिखेंगे। तो 510 510 तो सबसे पहले यह 2 से कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 510 भागा 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, घटाइएगा 1 आएगा, अगला 1 नीचे लाइए, 2 से भाग दीजिए, 2 पचे 10 हो जाएगा, घटा दीजिए 1 आएगा, अगला 0 नीचे लाइए, 2 से भाग दीजिए, 2 पचे 10 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इस तरह से यह जो है 2 से भाग देने पर 255 प्राप्त होगा। अब फिर जो है 255 में 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भाग दे करके देख लेते हैं, 3 से भाग चला जाएगा। 255 में 3 से भाग देते हैं, 3 बटे 24 हो जाएगा, घटा दीजिए 1 आएगा, अगला अंक 5 नीचे लाइए, 3 से भाग दीजिए, 3 पचे 15 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इस तरह से 3 से भाग देने पर यह जो है 85 प्राप्त होगा। अब इसके बाद फिर हम 85 में भाग देते हैं, किसका 3 से भाग नहीं जाएगा तो 5 से भाग देंगे, तो 85 भागा 5, 5 एक अन्य 5 हो जाएगा, घटा दीजिए 3 आ जाएगा, अगला 5 नीचे लाइए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 5 से भाग देने पर 17 आएगा, 17 आएगा तो 17 अभाज्य संख्या है, फिर 17 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब इस तरह से अब इन दोनों के गुणनखंडों को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 92 का गुणनखंड। 92 का गुणनखंड है बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23, पहले वाले का गुणनखंड हो गया। फिर दूसरे वाले का 510 का गुणनखंड है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इस बाद वाले का गुणनखंड हो गया। अब जो है इसका पहले इसका हमको निकालना है लघुत्तम समापरिवर्तक। तब यहाँ लिखते हैं लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर, तो लघुत्तम समापरिवर्तक में सभी गुणनखंडों को लिया जाता है और जो है सबसे बड़ी घात के रूप में, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में। अगर एक जैसे गुणनखंड कई संख्याओं में हो तो सबसे ज्यादा गुणनखंड उस खंड के जो होंगे उसी को लिया जाएगा। जैसे 2 का गुणनखंड दोनों में है तो सबसे ज्यादा यहाँ है, तो इसको लिखते हैं 2 गुणे 2। 3 का गुणनखंड है, एक ही बार है, तो गुणे 3 लिख देंगे। 5 का गुणनखंड एक ही बार है, गुणे 5 लिख देंगे। 17 का गुणनखंड एक ही बार है, गुणे 17 लिख देंगे। 23 का गुणनखंड एक ही बार है, तो गुणे 23 लिख देंगे। अब सबको गुणा कर लेते हैं। 2 5 का गुणन पहले करते हैं, 10 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 तिया 6, 6 और 6 गुणे 17 करिए, तो 17 गुणे 6 हो जाएगा। 6 सत्ते 42, 4 हासिल आ जाएगा, 6 करने 6 4 10 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब इसके बाद 102 में जो है 23 से गुणन करेंगे, तो 102 गुणे 23, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 से 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 3 करने 3 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। 2 का 0 में करेंगे 0 आएगा। 2 का 1 में करेंगे 2 आ जाएगा। अब सबको गुणा कर दीजिए, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, तो 2346 हो गया। तो इस तरह से यह जो है 2346 जो है आपका लघुत्तम समापरिवर्तक जो है प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर 5 गुणे 10 जो हुआ था, 10 का गुणा करने पर यहाँ 0 जो है बढ़ जाएगा, तो इसको भी हम लिख देते हैं 0। तो 23,460 प्राप्त हो गया। अब इस प्रश्न में कहा जा रहा है सुबह की सैर में 3 व्यक्ति साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप क्रमशः एक के कदम की माप जो है 40 सेंटीमीटर है, दूसरे के कदम की माप जो है 42 सेंटीमीटर है और तीसरे के कदम की माप जो है 45 सेंटीमीटर है। कदम मतलब हुआ परग, जैसे एक परग आप रखे तो उसकी लंबाई कितनी है 3 व्यक्तियों का वो अलग अलग दिया हुआ है। प्रत्येक को छोटी छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए,
जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों में उस दूरी को तय कर सके। तो सभी व्यक्ति कितने कदम चलें कि सबके कदम एक साथ एक बार पड़े। तो इसके लिए हम इसका जो है लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करेंगे। तो लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर 40, 42 और 45 का गुणनखंड करेंगे। तो किसका किसका 40, 42 और 45 का गुणनखंड करेंगे। तो 40, 42 और 45 का गुणनखंड करेंगे। तो इन संख्याओं को हम ऊपर लिखते हैं। अब जो है सबसे पहले हम 40 का गुणनखंड करते हैं, तो इसको यहाँ पर रख दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम गुणन करेंगे 42 का, इसको साइड में रख दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम गुणनखंड करेंगे 45 का, इसको गुणन साइड में लिख दे रहे हैं। अब जो है 40 में हम 2 का भाग देते हैं, तो 2 दूनी 4, शून्य पीछे आएगा। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एक अन्य 2, शून्य। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 पचे 10, 5 से भाग दीजिए, 5 एक अन्य 5। अब जो है 42 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एक अन्य 2। और फिर 3 से भाग दीजिए, 3 सत्ते 21। फिर 7 से भाग दीजिए, 7 एक अन्य 7। 45 में इसी तरह से 3 से भाग दीजिए, 3 एक अन्य 3। और फिर एक बचेगा 15, 45 में दे देते हैं भाग ताकि आपको दिक्कत न हो। 3 एक अन्य 3 हो गया, घटा दीजिए 1 आएगा, 5 नीचे लाइए, 3 पचे 15 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 3 से भाग देने पर 15 आएगा। अब जो है 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15 आएगा, 5 से भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है तीनों के गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए। अब इन गुणनखंडों को हम यहाँ लिख देते हैं। पहले का कितना 40 का गुणनखंड है, 40 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो गया। और उसके बाद गुणे 5 है, तो गुणे 5 लिख देंगे। और फिर जो है 42 का गुणनखंड लिखते हैं, तो 42 का गुणनखंड लिखेंगे जिसमें 2 गुणे 3 गुणे 7 है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इसके बाद जो है 45 का गुणनखंड लिखते हैं, तो 45 का गुणनखंड यहाँ पर है 3 गुणे 3 गुणे 5, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5। इस तरह से 45 का गुणनखंड हो गया। तो हमको लघुत्तम समापरिवर्तक निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे लघुत्तम समापरिवर्तक, लघुत्तम समापरिवर्तक। तो लघुत्तम समापरिवर्तक में हमने आपको बताया है क्या चीज की गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात ली जाती है लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर। तो अब देखिए लघुत्तम समापरिवर्तक में सभी गुणनखंडों को लिया जाएगा और सबसे ज्यादा मात्रा में, अगर एक जैसे गुणनखंड है कई संख्याओं में, तो सबसे ज्यादा मात्रा में जिस जगह है वहीं से उठाएंगे। जैसे 2 का गुणनखंड 2 जगह है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर है, तो यहाँ से इसको लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसके बाद जो है 3 का गुणनखंड 2 जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर है, तो लिखेंगे 3 गुणे 3। अब जो है इसके बाद 5 का गुणनखंड 2 जगह है, लेकिन एक ही बार है, तो एक बार लिख देंगे, कहीं चाहे वहां से चाहे यहाँ से, तो गुणे 5 हो गया। फिर 7 का गुणनखंड एक ही जगह है, तो डायरेक्ट 7 लिख देंगे। अब सबको जो है छोटे छोटे टुकड़े में गुणनखंड कर लीजिए। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 यहाँ तक हो गया, और 3 त्रिक का 9, 9 8 8 9 72, 72 हो गया। और गुणे 5 7 35 हो गया। तो 72 और 35 का आपस में गुणन कर दीजिए, तो 72 गुणे 35 कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, हासिल 1 हो जाएगा, 5 7 35, एक हासिल 36 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 0 6 6 12, एक हासिल आएगा, 3 1 4, एक हासिल 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2520। तो यहाँ पर हो जाएगा 2520। तो 2520 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तीनों व्यक्तियों के कदम यदि जो है कितने हो जाते हैं एक साथ कब पड़ेंगे, जब यह कुल दूरी जो है चली जाएगी 2520 सेंटीमीटर दूरी जब चली जाएगी, तो तीनों व्यक्तियों के कदम इतनी दूरी के बाद जो है वहां एक साथ पड़ेंगे। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 - √5
अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसको इसके विपरीत परिमेय मानते हैं। तो यहां लिखेंगे माना माना 5 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब हमने इसको क्या माना, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या a/b के रूप में लिखी जाती है, अर्थात भिन्न रूप में। तो अब हम इसको लिखेंगे इसलिए 5 माइनस √5 बराबर a/b, a/b के रूप में इसको लिखा जाएगा, जहां a b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और फिर इसके आगे लिखना है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, और b का मान शून्य नहीं हो सकता। ए बी क्या है, सहभाज्य संख्या है, मतलब इनका महत्तम 1 है, और भिन्नात्मक संख्या का हर कभी शून्य नहीं लिखा जाता, अर्थात परिमेय संख्या का हर कभी शून्य नहीं लिखा जाता। तो अब आगे देखिए, इस समीकरण के दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं। इस समीकरण के दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो -5 माइनस √5 बराबर a/b है। तो इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो इधर भी 2 की घात, इधर भी 2 की घात। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो इसकी करड़ी जो है वर्ग नहीं करेंगे, सॉरी गलत हो रहा है। इसको पक्षांतरण करेंगे। जैसे a/b इधर लिखा हुआ है तो इसको इधर ले आएंगे, 5 इधर पहले से है, a/b इधर ले आए तो -a/b हो गया। और अब इसमें √5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा √5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, इसको बटे 1 लिख देते हैं, इसका गुणा इधर करिए 5b हो जाएगा, b का 5 में 1 का गुणा a में करेंगे तो -a। अब इसका आपस में करते हैं नीचे वाले का, तो b हो गया बराबर √5। अब जो है इसको पलट देते हैं, √5 बराबर जो है b 5b माइनस a, 5b माइनस a, और बटे में जो है बटे में b है तो बटे में b लिख देते हैं, बटे में b। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि √5 बराबर, या उलट दिया गया है, तो √5 बराबर 5b माइनस a बटे b प्राप्त हो रहा है। तो इधर जो मान प्राप्त हो रहा है 5ab, यह सब क्या है, पूर्णांक है 5ab। तो इसका मतलब यह पूरा परिमेय संख्या हो गया। तो जब इधर परिमेय संख्या हो गया तो दूसरा पक्ष भी परिमेय संख्या होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे
तो अब हम इसको लिखते हैं, चूंकि 5a तथा b एक पूर्णांक है, तो जब यह एक पूर्णांक हुआ तो यह पूरा जो है क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो इसलिए 5b माइनस a बटे b एक परिमेय संख्या होगी। तो यह क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। तो अब हम जो है तो अब हम देखते हैं कि यह इधर वाला पार्ट एक परिमेय संख्या है, तो इसका दूसरा पार्ट भी, दूसरे साइड वाला भाग भी परिमेय संख्या होगा। तो अब हम लिखेंगे अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो अब हम जो है यहाँ जानते हैं कि √5 अर्थात करणीगत संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब यहाँ तथ्य जो है उलट जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे परंतु विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो √5 अर्थात करणीगत संख्या के साथ कोई भी संख्या जुड़े घटेगी तो वह भी अपरिमेय हो जाएगी। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 5 माइनस √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अथवा सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या ही आपको प्रूफ करना है। तो इसका मतलब हमको प्रूफ क्या करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। तो हम सिर्फ √2 को यहाँ से अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमको यही प्रूफ करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे हल में √2 एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, इसे परिमेय संख्या मानते हैं। तो अब हम लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √2 जो है एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को हम उल्टे रूप में, विपरीत रूप में मानते हैं सिद्ध करने के लिए,
क्या मानते हैं, परिमेय संख्या। तो इसको हमने परिमेय संख्या माना। तो परिमेय संख्या a बटे b के रूप में लिखी जाती है, अर्थात भिन्न के रूप में लिखी जाती है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए √2 बराबर a बटे b के। अब a b क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो लिखेंगे जहां a b सह अभाज्य संख्याएं हैं और इसमें b का मान कभी शून्य नहीं होता है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। b का मान इसमें कभी शून्य नहीं हो सकता। तो अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो देखिए यहाँ √2 बराबर a बटे b है। तो इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। तो रूट का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ जो है सीधे 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ हम 2 लिख देंगे और इधर वाला वर्ग करेंगे, a का वर्ग a स्क्वायर, b का वर्ग b स्क्वायर। तो अब जो है b स्क्वायर का इस साइड में भाग हो रहा है, इधर ले जाएंगे गुणा हो जाएगा। तो 2b स्क्वायर बराबर जो है a स्क्वायर के हो गया। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि 2b स्क्वायर का गुणनखंड है। तो b स्क्वायर का अगर यह गुणनखंड है तो इसका मतलब दूसरे पक्ष में भी 2 का गुणनखंड होगा। तो इसका मतलब यह 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो अब हम यहां लिखेंगे चूंकि चूंकि 2a स्क्वायर को विभाजित विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ देखिए 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 यहाँ पर गुणनखंड है इसका मतलब उधर भी 2 का गुणनखंड होगा। तो इसका मतलब 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण प्रमेय में हमने बताया है कि अगर किसी स्क्वायर वाली संख्या अर्थात वर्ग वाली संख्या को कोई संख्या विभाजित करती है तो वर्ग हटा देंगे तभी वह संख्या उसको विभाजित करती है। इसलिए जब हमने इसका वर्ग हटा दिया तब भी यह 2 से विभाजित हो जाता है, अर्थात 2a को भी विभाजित करेगा। तो अब यहाँ जब 2a को विभाजित करता है तो इसका मतलब 2 में जो है 2 जब a को विभाजित करता है तो इसका मतलब a में 2 के गुणनखंड होंगे। तो इसका मतलब हम a को 2c लिख सकते हैं 2 के गुणनखंड के रूप में। तो अब हम लिखेंगे पुनः a बराबर 2c रखने पर तो कहां पर रखा जा रहा है, इस समीकरण में रखा जा रहा है। कहां, इस समीकरण में। यहां मान लेते हैं कि यह कोई समीकरण, तो इस समीकरण में रखा जा रहा है, अर्थात 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, तो a की जगह पर हम 2c लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 2c। अब a का स्क्वायर है तो 2c का स्क्वायर हो गया। अब दोनों पक्ष हल करते हैं, तो इधर 2 है b स्क्वायर और बराबर इधर 2 का वर्ग 4 हो गया, 4c स्क्वायर। अब 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए, तो इधर b स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड में 2 का भाग देंगे तो 2 हो जाएगा और फिर जो है c स्क्वायर। तो इसलिए दोनों साइड 2 से कट गया, तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो अब हम इसको अगर पलट देते हैं तो 2c स्क्वायर बराबर किसके हो गया, b स्क्वायर के बराबर हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ देखते हैं 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, मतलब इस चीज को यहाँ आगे लिख दे रहे हैं। तो 2c स्क्वायर बराबर जो है b स्क्वायर के, तो इसका मतलब 2 जो है c स्क्वायर का गुणांक है, इसका मतलब 2 का गुणनखंड b स्क्वायर में होगा।
तो इसका मतलब 2 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं चूंकि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो इसका मतलब महत्वपूर्ण प्रमेय में हमने बताया कि अगर किसी स्क्वायर वाली संख्या को कोई संख्या विभाजित करती है तो उसका स्क्वायर हटाने पर भी उसको विभाजित करती है। तो इसलिए यहां लिखा जाएगा, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। 2b स्क्वायर को 2b को भी विभाजित करेगा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2a को भी विभाजित करता है, 2b को भी विभाजित करता है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अतः इसलिए अतः अतः 2a तथा b दोनों को विभाजित करता है इसलिए 2 इसलिए यह a तथा b का एक गुणनखंड है। तो जब इसका एक गुणनखंड हो गया ए बी का, अर्थात यह महत्तम समापरिवर्तक हो जा रहा है ए बी का, तो इसका मतलब इसका महत्तम समापरिवर्तक सहभाज्य संख्या के रूप में यह ए बी था जिसका महत्तम 1 होता है। तो यहाँ ए बी का महत्तम कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 हो गया तो इसका मतलब यहाँ विपरीत अर्थ उत्पन्न हो रहा है, तो अर्थात विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे अतः विरोधाभास, परंतु लिखते हैं यहाँ, परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।